उन हालात का सबसे बेहतर जवाब फ़रोग नसीम साहब दे सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिलचस्पी वो लेते थे फ़ाइज़ ईसा के ऊपर रेफरेंस फाइल करने में, और किसके कहने पे वो लेते थे ये फ़रोग नसीम साहब ही बता सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर से ऊपर तो नहीं थे फ़रोग नहीं, नसीम? वो समय ऐसा बांधते थे ना कि इसके बगैर गुजारा ही नहीं होना, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं हो सकता, ये तो करना ही ज़रूरी है। हालांकि काबीना में बड़े लोग एतराज़ात भी करते थे और एक मरतबा खान साहब ने भी किए, लेकिन बहरहाल वो फ़रोग नसीम साहब की ज़िद होती थी और वो कहते थे जी बहुत ज़रूरी जगह से ये पैगाम यानी आया है। उनकी गुफ्तगू की दिलकशी फ़रोग नसीम की इमरान खान को कायल कर गई और आप वो ब्लंडर खेल के बैठे। अलावा जो सनसनी फैलाते थे वो कि अगर ये ना होएगा तो पता नहीं क्या तूफान आ जाएगा। कि कौन था उनकी बैक फ्रंट ये पे? तो वही जवाब देंगे इसका। आपकी काबीना थी, आप ये मेरी काबीना में भी- बाखबर थे आप बड़े, मुझे आप बताते हुए बात रोक जाते हैं, कुछ बताते नहीं है। नहीं, आपको मैं जितना बता देता हूँ वो तो बड़ी बात है, लेकिन ये इसका जवाब आप किसी दिन एक कराची का टिकट कटाएं, ये सस्ता लाहौर बैठ के नहीं ये काम होना, थोड़े पैसे खर्चें, कराची जाए और फरोग साहब से पूछें। मैं टिकट लूं, हाँ। कराची जाऊं, हाँ। फरोग साहब से पता नहीं। अब वो नहीं, मुझे आप थोड़ा ये तो बताएं ना कि खान मान कैसे गए फरोग साहब के हाथों, कैसे मान गए? देखिए जाहिर है जो ब्रीफिंग्स दी जाती हैं प्राइम मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर्स तो उन ब्रीफिंग्स पे 90% ऑफ द टाइम चलते हैं, 10% ऑफ द टाइम ही होता है उनको ओवर रूल किया जाता है, क्योंकि केस की तफसीलात, मामले की तफसीलात जो हैं वो तो जो रेलिवेंट लाइन मिनिस्टर होता है, लाइन डिपार्टमेंट होता है, उसी को पता होती है ना। फरोग नसीम जब होमवर्क कर रहे थे रेफरेंस इकट्ठा करने वाला, तो वो शहजाद अकबर उनकी मामलत कर रहे थे और इमरान खान साहब के हुक्म पे कर रहे थे। ये भी फिर आप लोग सारे ही तो मिले हुए थे। नहीं, जो रेफरेंसेस बनाए गए हमारे दौर में तो बहुत कम बनाए गए, ये ज़्यादातर तो शहजाद अकबर ने भी वही रेफरेंसेस यूज़ किए जो नवाज शरीफ ने जरदारी के खिलाफ बनाए थे और जरदारी ने नवाज शरीफ के खिलाफ। एक्सटेंशन खुद टाइप करने बैठ गए जनरल साहब एक, और उसमें टाइपों की काफ़ी मिस्टेक्स थी, स्पेल की। ये मेरे लिए पहली जो एक्सटेंशन दी बाजवा साहब को, ये तो मुझे नहीं पता टाइप किसने की है, ये तो किसी सेक्शन ऑफिसर ने की होगी आई गेस। वो मितला साहब स्टोरी की है तो उसमें वो कह रहे हैं कि टाइप। वो देखना स्टोरीज भी ऐसी आ रही हैं कि वो एक स्टोरी आती है, अगले दिन उसकी तरदीद भी आ जाती है। इस वक्त मुल्क के और बड़े मसले हैं इन स्टोरियों में। नहीं, वैसे आपको वो कंटेंट पढ़ के कितने फीसद उसमें मैंने नहीं पढ़ा, लग रहा? मैंने नहीं पढ़ा, मुल्क के और बड़े मसले हैं इस वक्त। तो नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपने एक्सटेंशन किसी और से टाइप करवा ली थी उस वक्त, तो फिर एक्विटल तक आप कैसे, फिर यही होना मैंने था। आपको बताया ना कि इस मामले का तो मुझे कतन वो नहीं है, इल्म नहीं है कि एक्सटेंशन किसने टाइप की, ना मैंने मितला साहब का या किसी का फिर कॉलम तो पढ़ा। एक्विटल जो है नविश्ता दीवार बन गया ना। आप उस दिन रजिस्ट करते, एक्सटेंशन ना देते, तो शायद आप हुकूमत में बैठे होते और आराम से चीज़ें चल रही होती। मैं ये पॉइंट है मेरा। देखें, ये मफरूज़ों के ऊपर बात करना, ये तो कहीं पे भी ऐसे ना हुआ तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ना हुआ तो ऐसे हो जाएगा। आप अभी देखें कि इस वक्त मुल्क के जो हालात बने बैठे हैं, इनसे कैसे निकालना है मुल्क को। आप ठीक है जी, खैर से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है जी। क्या तरीका है आटा बांटने का? उधर देखें- पेशावर में भी आज शेलिंग, उधर भी कैजुअलिटीज हुई हैं। देखिए, दुनिया ने ये रिसर्च ने साबित किया है कि ये जो कैश स्टाइपेंड है ये सबसे इफेक्टिव तरीका है। ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी देता है, यानी कि आप जब किसी को नकद देते हैं तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ लेता है, ना कि आपकी मर्ज़ी की और आपकी मर्ज़ी की क्वालिटी की चीज़ देता है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से एहसास प्रोग्राम के ज़रिए हमने कोविड में किया था, उसी प्रोग्राम को एक्सपेंड किया जाता और लोगों को कैश स्टाइपेंड दिया जाता, पर्दा रख के दिया जाता और लोगों के घर में दिया जाता, तो कदरे बेहतर था। तो ये अभी क्यों ऐसा, इस तरह के वाक़यात आपको क्यों लगता है कि यहाँ मिसमैनेजमेंट के ये लेवल? बड़ी सादा सी बात है, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि जिस तरह के ये लोग हैं, क्योंकि हम इनकी ज़हनियत तो जानते हैं, इन्होंने ये सोचा होगा कि लोगों में को घर बैठे अगर हम कैश स्टाइपेंड देंगे, इज़्ज़त के साथ देंगे, तो हमारी बल्ले बल्ले कैसी होएगी। क्यों ना चौक में ट्रकों को खड़ा किया जाए और कतार लगाई जाए और फिर उसकी सियासी तशरीह की जाए कि जी देखो हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि गरीब की मजबूरी को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना अल्लाह की लाठी को आवाज़ देने वाली बात है, और अल्लाह इन पर रहम करे, लेकिन इन्होंने बहुत जुर्म किया। पीडीएम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ महाजराई में चली गई बतौर अपोजिशन पार्टी, आपका क्या स्टांस है इस पे? ये तो देखें, पुराना इनका हमेशा से ऐसे ही रहा है। नवाज शरीफ साहब का जब मर्जी का फैसला नहीं आता है, वो कभी किसी इदारे पे हमला कर देते हैं, कभी जुडिशरी पे हमला कर देते हैं, लोगों का नाम लेके हमला करते हैं। ये तो इनका बड़ा पुराना तरीका है। इसी तरीके से ये ब्लैकमेल करते हैं और फिर मरात लेते हैं। पुराना तरीका है नवाज शरीफ का ये। आपने काजी फ़ायज़ी साहब पे जब रेफरेंस फाइल किया था, वो हालात क्या थे? उन दिनों क्या हालात? उन हालात का सबसे बेहतर जवाब फ़रोग नसीम साहब दे सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिलचस्पी वो लेते थे फ़ाइज़ ईसा के ऊपर रेफरेंस फाइल करने में, और किसके कहने पे वो लेते थे ये फ़रोग नसीम साहब ही बता सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर से ऊपर तो नहीं थे फरोग नहीं, नसीम? वो समय ऐसा बांधते थे ना कि इसके बगैर गुजारा ही नहीं होना, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं हो सकता, ये तो करना ही ज़रूरी है। हालांकि काबीना में बड़े लोग एतराज़ात भी करते थे और एक मरतबा खान साहब ने भी किए, लेकिन बहरहाल वो फ़रोग नसीम साहब की ज़िद होती थी और वो कहते थे जी बहुत ज़रूरी जगह से ये पैगाम यानी आया है। उनकी गुफ्तगू की दिलकशी फरोग नसीम की इमरान खान को कायल कर गई और आप वो ब्लंडर खेल के बैठे। अलावा जो सनसनी फैलाते थे वो कि अगर ये ना होएगा तो पता नहीं क्या तूफान आ जाएगा।
कौन था उनकी बैक फ्रंट ये पे? तो वही जवाब देंगे इसका। आपकी कबीना थी, आप नहीं, मेरी कभी बाखबर थे आप बड़े, मुझे आप बताते हुए बात रोक जाते हैं, कुछ बताते नहीं है। नहीं, आपको मैं जितना बता देता हूँ वो तो बड़ी बात है, लेकिन ये इसका जवाब आप किसी दिन एक कराची का टिकट कटाएं। ये सस्ता लाहौर बैठ के नहीं है काम होना, थोड़े पैसे खर्चें, कराची जाए और फरोख साहब से पूछें। मैं टिकट लूँ, हाँ। कराची जाओ, हाँ। फरूख साहब से। पता नहीं, अब वो नहीं, मुझे आप थोड़ा ये तो बताएं ना कि खान मान कैसे गए फरूख साहब के हाथों, कैसे मान गए? देखिए, जाहिर है जो ब्रीफिंग्स दी जाती हैं प्राइम मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर्स तो उन ब्रीफिंग्स पे 90% ऑफ द टाइम चलते हैं, 10% ऑफ द टाइम ही होता है उनको ओवर रूल किया जाता है, क्योंकि केस की तफसीलात, मामले की तफसीलात जो हैं वो तो जो रेलिवेंट लाइन मिनिस्टर होता है, लाइन डिपार्टमेंट होता है, उसी को पता होती है ना। फरूख नसीम जब होमवर्क कर रहे थे रेफरेंस इकट्ठा करने वाला, तो वो शहजाद अकबर उनकी मामलत कर रहे थे और इमरान खान साहब के हुक्म पे कर रहे थे। ये भी फिर आप लोग सारे ही तो मिले हुए थे। नहीं, जो रेफरेंसेस बनाए गए हमारे दौर में तो बहुत कम बनाए गए, ये ज़्यादातर तो शहजाद अकबर ने भी वही रेफरेंसेस यूज़ किए जो नवाज शरीफ ने जरदारी के ख़िलाफ़ बनाए थे और जरदारी ने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, और वही जो इवन सबूत भी जो ज़्यादातर इकट्ठा था, लेकिन उसको दबा के रखा गया था किसी सियासी मसलहत के तहत। नवाज शरीफ ने और जरदारी ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो सबूत इकट्ठा किया हुआ था ना, उसी सबूत को ही ज़्यादा शहजाद अकबर ने इस्तेमाल किया था, जहाँ तक मेरे इल्म है। एक्सटेंशन खुद टाइप करने बैठ गए जनरल साहब एक, और उसमें टाइपों की काफ़ी मिस्टेक्स थी, स्पेल की। ये मेरे इल्म में। पहली जो एक्सटेंशन दी बाजवा साहब को, ये तो मुझे नहीं पता टाइप किसने की है, ये तो किसी सेक्शन ऑफिसर ने की होगी, आई गेस। वो मितला साहब स्टोरी की है तो उसमें वो कह रहे हैं कि टाइप। वो देखना, स्टोरीज भी ऐसी आ रही हैं कि वो एक स्टोरी आती है, अगले दिन उसकी तरदीद भी आ जाती है। इस वक्त मुल्क के और बड़े मसले हैं इन स्टोरियों में। नहीं, वैसे आपको वो कंटेंट पढ़ के कितने फीसद उसमें मैंने नहीं पढ़ा, लग रहा? मैंने नहीं पढ़ा, मुल्क के और बड़े मसले हैं इस वक्त। तो नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपने एक्सटेंशन किसी और से टाइप करवा ली थी उस वक्त, तो फिर एक्विटल तक आप कैसे, फिर यही होना मैंने था। आपको बताया ना कि इस मामले का तो मुझे कतन वो नहीं है, इल्म नहीं है कि एक्सटेंशन किसने टाइप की, ना मैंने मितला साहब का या किसी का फिर कॉलम तो पढ़ा। एक्विटल जो है नविश्ता दीवार बन गया ना। आप उस दिन रजिस्ट करते, एक्सटेंशन ना देते, तो शायद आप हुकूमत में बैठे होते और आराम से चीज़ें चल रही होती। मैं ये पॉइंट है मेरा। देखें, ये मफरूज़ों के ऊपर बात करना, ये तो कहीं पे भी ऐसे ना हुआ तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ना हुआ तो ऐसे हो जाएगा। आप अभी देखें कि इस वक्त मुल्क के जो हालात बने बैठे हैं, इनसे कैसे निकालना है मुल्क को। हमारा ज़्यादा इस वक्त अर्जेंट क्राइसिस तो ये है ना। हमारा कंपैरिजन लोग लेबनान से कर रहे हैं कि वो 2 महीने हमसे आगे है, तो अगर आपने अपने हालात देखना तो लेबनान के देखें। आप भी तज़किरा फरमा रहे थे, ये क्या इसमें कोई क्या ममासलत है इसमें? हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी वो लेबनान की हमारे से काफ़ी मिलती जुलती हैं, अलबत्ता कि लेबनान एक छोटा मुल्क है, लेकिन लेबनान को वैसा ही एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का क्राइसिस है जैसा हमें है। लेबनान भी इंपोर्ट डिपेंडेंट मुल्क है हमारे जैसा, और वहाँ पे भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है हमारी तरह, तो लेकिन वो हमसे 2 महीने प्रोग्रेशन में आगे हैं। तो इस वक्त आप देखें वहाँ पे सड़कों पे क्या हो रहा है लेबनान में, अल्लाह ना करे, वो तो एक छोटा मुल्क है, अल्लाह ना करे पाकिस्तान में कभी ऐसे होगा तो ये सूरत हाल कंट्रोल में नहीं रहेगी फिर। अभी उधर लार्जर बेंच बनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि कोई ऐसा कानून का फाइनल नुक्ता नहीं है। मैं खुद भी एक कानून का तालिब इल्म हूँ। आइन और कानून बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन करानी है। लार्जर बेंच तो बड़ी दूर की बात है, ये तो एक जुडिशल मजिस्ट्रेट भी ये फैसला दे सकता है कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी। आपने समझते कुछ फैसले की फिर इम्पैक्ट जो है मुल्क में स्टेबिलिटी से मशरूत अगर है? आइन के अंदर फाउंडर्स ने और फ्रेमर्स ने वाज़ेह लिखा हुआ है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे, अब इसको मजीद तशरीह देने के लिए लार्जर बेंच बिछा लें या जुडिशल मजिस्ट्रेट को बिठा लें या मेरे जैसे बंदे को बिठा लें, फैसला एक ही आना है। इसका मतलब लार्जर बेंच भी बैठे तो फैसला तो यही देगा ना कि आइन फैसला एक ही करवाएं। आएगा। आइन को तो वो यही कहेंगे कि भाई आप इलेक्शंस करवाएं। अगर वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला दें तो यही आएगा। आजकल आपको पता है और भी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कोई भी जज जो अपने हल्फ की पासदारी करेगा उसके लिए ये कहना कि आइन 90 दिन की बात नहीं करता, ज़रा मुश्किल सा काम है। सर बहुत शुक्रिया।